Hello everyone. So previous class we have discussed about random variable. Okay. And random variable में क्या पढ़ा था आपने? You are having सैम्पल स्पेस, यानी कि आपके पास जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आप एक सेट के अंदर लिखेंगे. यू आर गोइंग टू मेंशन देम इन अ सेट. यू विल बी हैविंग एन फंक्शन. एक फंक्शन होगा that will be applied to the set of these data points. ठीक है, एक फंक्शन होगा जो भी आप कहें. जैसे कि आप दो डाइस को रोल करने पर कह रहे थे कि सर आउटकम 6 आ रहा है, आएगा. तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन होगा, कोई फंक्शन यहां पर स्पेसिफाई होगी डेटा के ऊपर. तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक रैंडम वेरिएबल एक्स और उसकी वैल्यू आप लिख रहे हो 6. ये कब आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसको मैं कहता हूं रैंडम वेरिएबल. ठीक है. तो इट विल गिव मी अ प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन समथिंग, जो भी कुछ है वो यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा. सो रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड ओवर दिस फंक्शन एंड फंक्शन इज डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ वैल्यू. ठीक है. आपने कल ये पढ़ा दैट रैंडम वेरिएबल इज categorized into two types. One is discrete, one is continuous. तो यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है तो भाई आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, और यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. ऑलराइट. सो एक एक करके हम इनको पढ़ना चाहेंगे. ठीक है. व्हाट दे आर, लेट्स स्टडी देम. आई एम शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन. फाइन. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रैंडम वेरिएबल विच इज डिस्क्रीट इन नेचर. तो पहला वाला है बर्नौली रैंडम वेरिएबल. ओके. तो बर्नौली जो है आपने पढ़ा. ठीक है. और पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं. बर्नौली में क्या होता है, यू डू ओनली वन ट्रायल. एक ट्रायल करते हो आप. यू डू वन एक्सपेरिमेंट. यू डू वन एक्टिविटी, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ये करते हो आप. ओके. तो भाई या तो आउटकम टेल आएगा या हेड आएगा. 50-50% चांसेस हैं दोनों की. एक बार आपने कॉइन को टॉस करा तो हेड आया टेल आया, 50% चांसेस है. अब आप अपनी तरफ से यहां मेंशन कर दो कि सक्सेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी पी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - पी. तो आपने कहा यदि x इक्वल टू 0 आ रहा है, यदि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो द प्रोबेबिलिटी इज पी. एंड इफ द रैंडम वेरिएबल वैल्यू इज 1, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1 - पी. इस तरीके से जो है आपको रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, बात समझ में आई. तो यहाँ पर बर्नौली रैंडम वेरिएबल में यही लिखा गया है. पी जीरो पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पर पी, 1 पर 1 - पी. ठीक है. तो जो रैंडम वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है दैट विल बी बर्नौली रैंडम वेरिएबल. देन नेक्स्ट होता है बायनोमियल रैंडम वेरिएबल. तो जो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है ना, दैट इज सेम टू द बर्नौली, बट हियर वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ ट्रायल्स. यानी आप एक बार नहीं कर रहे वो एक्सपेरिमेंट. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द वन टाइम, you are doing it for multiple times. That means let us suppose n times आपने करा. Okay, so you are having n independent trials. ठीक है, n independent trials हैं आपके पास, each of which results in a success with a probability p and failure with a probability 1 - p to be performed. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया भी था कल, कुछ इस बारे में डिस्कशन हुआ भी था कि आप लेट अस सपोज 5 टाइम्स ट्रायल कर रहे हैं. 5 टाइम्स जो है आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा पहली, और आपने ये करा कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - पी. ऐसा आपने डिफाइन करा, निर्धारित करा आपने. ठीक है. तो वो एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे थे, इफ यू डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू गॉट सक्सेस, सो यू विल से पी. फॉर द सेकेंड टाइम यू डिड इट अगेन, सो if you get success again the probability will be p. Third time if you did this thing again, so the probability will again be p. Fourth time if you did again and again got you success, probability is p.
एंड द लास्ट इफ यू डिड इट एंड यू गॉट फेलियर, प्रोबेबिलिटी 1 - p। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन ही आपका बायनोमियल कहलाएगा। ठीक है, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आई? यही लिखा गया है यहाँ। ओके, इफ यू स्टडी द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, तो वो ऐसा था, पी आई इक्वल टू एन आई पी की पावर आई 1 - p की पावर n-, वो पढ़ते थे ना फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो था एन सी आर पी की पावर आर 1 - p की पावर n-r। ये तो पढ़ते थे बायनोमियल, जब हम वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे तो यही तो था, एन सी आर पी की पावर आर 1 - p की पावर n-r। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ओके, ठीक, तो भाई यही लिखना है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये रहा, एंड इट्स बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ये एन आई का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आई का फैक्टोरियल एन माइनस आर, या आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन समझना है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, यदि उसने कहा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को मैं n टाइम्स कर रहा हूं तो यू विल बी यूजिंग बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। और यदि वो बोल रहा है मैंने एक्सपेरिमेंट एक ही बार करा तो बर्नौली। ठीक है, अगला है ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ये क्या होता है? दैट मीन्स सपोज दैट एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैव अ प्रोबेबिलिटी p ऑफ बीइंग सक्सेस आर परफॉर्म्ड अंटिल अ सक्सेस इज ऑकर्ड। तो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि आप n ट्रायल्स कर रहे हैं। ठीक है, n ट्रायल्स यू आर डूइंग, बट हियर जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही तब तक आप करते चले जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली डूइंग दिस थिंग until you didn't get the success। तो फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम ट्रायल करा, यू गॉट अ फेलियर, तो 1 - p। सेकेंड टाइम करा फिर से फेल हो गए, 1 - p। थर्ड टाइम करा फिर से फेल हो गए, 1 - p। फोर्थ टाइम में आप पास हो गए तो p। So unless and until you didn't get the success, you are continuously doing that task. So this comes under geometric probability distribution। ठीक है, यहां पर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। ओके, यही लिखा है यहाँ, ये देखिए 1 - p⁻n-1, यानी आपने 5 टाइम्स ट्रायल करे, मतलब 4 टाइम्स तो आपको फेलियर मिला, फिफ्थ वाले पर आपको सक्सेस मिली। तो जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक ट्राई करो। ठीक है, बात समझ में आई? दैट इज वॉट यू हैव टू डू। ओके, यहां पर ये लिखा गया। और भाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की 1 - p। अब यहां पर तुम एनसीआर नहीं लगा रहे है ना, जो बायनोमियल में लगाया था, ये चीज नहीं लगा रहे हो। ठीक है, नॉट लाइक दिस। और यहाँ ऐसा, और यहाँ बायनोमियल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि जब तक सक्सेस नहीं आती तब तक करो, भाई ऐसा नहीं था। आपसे बोला यू डिड 10 टाइम्स ट्रायल, तो 10 टाइम्स भाई तुम्हें सक्सेस आए चाहे ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 टाइम्स ट्रायल करने का यानी 10 टाइम्स ट्रायल करने का। लेकिन ज्योमेट्रिक में ऐसा है कि जब तक करने का जब तक सक्सेस नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल हु डू अप्लाई फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड दे हैव अ पैशन कि नहीं मैं तो क्रैक करके ही मानूंगा, तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो, वो तो कर रहे हैं तैयारी, और जब तक क्रैक नहीं किया तब तक कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, और फिर जब उनका निकल जाता है पेपर, सो विल से सक्सेस। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। ओके, फिर एक होता है पॉइजन रैंडम वेरिएबल। पॉइजन रैंडम वेरिएबल, और ये सारे ना मैंने आपको आई थिंक हिंट करें इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई डिड दैट। तो पॉइजन रैंडम वेरिएबल आपको याद होगा कि ये टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है, पॉइजन वाला। आई होप इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि जो है कस्टमर विल कम टू परचेज एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम, जैसे 12 से 1 के बीच में, 12 to 1,
Okay, how many number of customer will come to the shop? So it poison is related to the time frame. ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है मुझे, a random variable x taking on one of the values is said to be Poisson random variable with the parameter lambda if lambda is greater than 0, and here is the case, e की power minus lambda lambda की power I upon 1 factorial, ये Poisson distribution and it's time specific. ठीक है, आपसे ही कहा गया कि हमारे पास जो सेलिंग होती है इन अ शॉप दिस मच आवर से दिस मच आवर तक इतनी होती है, तो ये इतने कस्टमर आते हैं, द नंबर ऑफ कस्टमर विच अपीयर इन आवर शॉप इन फ्रॉम 10 a.m. till 5 p.m. इज दिस मच नंबर। तो ये बताइए 12 नून से लेकर 1 p.m. तक कितने आएंगे, हाउ मेनी कस्टमर विल अराइव, या हम ये कह रहे हैं कि 10 कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 कस्टमर विल अराइव ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हमें बताना है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है, एंड हियर इज अ फॉर्मूला फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रैंडम वेरिएबल आप लिख रहे हो x इक्वल टू आई, ई की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, ये लिख रहे हैं आप। एंड आई इज 0 1 2 3 4 जो भी है आप, ठीक है, आई वो नंबर ऑफ कस्टमर जितने भी आएंगे तो वो आई की जगह लिखोगे, लैम्बडा की कोई वैल्यू रहेगी जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, ई आप जानते ही हो 2.71, तो ऑल द वैल्यूज यू नो एंड जस्ट पुट इट हियर। मतलब ऐसा है ना कि आई एक्स इक्वल टू आई, यानी ये बताइए कि 12 नून से 1 p.m. तक 2 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हियर यू विल पुट आई इक्वल टू 2, और लैम्बडा वो वैल्यू होगी जो पहले से गिवन है, और बोला जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम फ्रेम तक इतने कस्टमर आते हैं, मतलब मुझे सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक 50 कस्टमर आते हैं, ये बताओ कि 12 से 1 के बीच में कितने आएंगे, ये 2 आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ये बताइए। 2 कस्टमर विल अराइव बिटवीन 12 to 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है अंकना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so I'm as much as possible I'm speaking in my language to make you clear. Fine. So this is your Poisson random variable. तो ये सब डिस्क्रीट की कैटेगरी में, ऑल ऑफ देम कम्स अंडर डिस्क्रीट। नाउ अनदर कम्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये पढ़ते हैं हम। क्या होता है कंटिन्यूस की यदि बात करें अपन, तो यहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाला जाता है, पीडीएफ। जब डिस्क्रीट की बात कर रहे थे ना, तो वहां प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला जाता है, पीएमएफ। तो वट एवर बी द प्रोबेबिलिटीज यू हैव सीन, जैसे कि ये है, ये भी पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और ये ज्योमेट्री का निकाला ना आपने, ये भी पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। और डिस्क्रीट के केस में कभी भी आपको समीशन करना है वैल्यूज का, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, टेक द समीशन ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि ये डिस्क्रीट इन नेचर है, इनको ऐड करा जाएगा एक के बाद एक, समीशन लिया जाएगा इनका, ठीक है, बिकॉज दीज वैल्यूज आर काउंटेबल एंड वी कैन राइट दैट इनटू इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, से काउंटिंग कर सकते हैं, तो समीशन होगा। यदि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करोगे आप, तो इंटीग्रेशन लेते हैं अपन, देन इंटीग्रेशन केम इनटू द पिक्चर, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में होते हैं, ये इंटरवल में मेंशन होती हैं, दीज वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन इंटरवल्स, तो यहां पर इंटीग्रेशन लगाया जाएगा, और ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस वाला, उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं अपन, पीडीएफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है ये सब, ठीक है। तो probability density function, it is defined as a function of a continuous random variable whose integral across the given probability that the value of the variable lies within same interval, यानी कि भाई वो जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करेगी, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, दैट्स एन इंटीग्रेशन, यानी प्रोबेबिलिटी यानी ये रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ए से बी के बीच में लाई कर रही है, तो आपने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से आपने लगाया,
ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ऑलराइट, ये लगाते हैं आप। चलिए, तो भाई कितने टाइप के होते हैं मेरे पास? जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उसमें कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बड़ा आसान है ये, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। एंड व्हाट डज इट मीन? x is a uniform random variable on an interval alpha beta if its probability density function is given by this। यानी कि 0 से 1 के बीच में 1 हो और अदरवाइज 0 हो, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable is said to be uniformly distributed over an interval 0 to 1। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, बिटवीन 0 to 1 द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एज 1। यानी कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग 0 to 1 1 dx, integration of dx is x, so you have to put 0 and 1 in x, so answer will be 1 और अदरवाइज 0, और कुछ होगी तो 0 आएगी। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना कुछ इस प्रकार से दिखता है, जब आप उसका हिस्टोग्राम बनाओगे ना, इट विल लुक लाइक दिस। तो ऐसा करके ऐसा नजर आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितने भी टावर है ना सब एक समान होंगे, सब बराबर होंगे। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में तो भैया टावर ऊपर नीचे होते हैं, है ना। सम कैन बी बिग, सम कैन बी स्मॉल, सम कैन बी बिग, सम कैन बी मीडियम, सम कैन बी वेरी बिग। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल 0 से 1 के बीच में, between 0 to 1, it is defined in this way: the function will be 1 if the value of x is between 0 to 1 and 0 otherwise। यदि दूसरा कुछ होगा तो 0। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब से कहा जा रहा है। हाँ, देन नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। तो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन फॉर सम लैम्बडा ग्रेटर देन 0 इज रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर वे, तो ये एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल होगा। एंड लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0 के लिए वो 0 होगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। एंड ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ये ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस फंक्शन का ये लैम्बडा ईट, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स ग्रेटर देन 0 ना, इट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 0 से लेकर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। फॉर एग्जाम्पल ए, यू कैन परफॉर्म इंटीग्रेशन लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, दैट्स व्हाट यू कैन डू। इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा भी है, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। तो एक यूनिफॉर्म हो गया और एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल हो गया। तीसरा होता है गामा रैंडम वेरिएबल, और ये उसकी वैल्यू होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ई की लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, एंड दिस इज गामा गामा ए, ये जो है गामा अल्फा। सो ये क्या गामा फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गामा बनता है, एंड वी कैन राइट कि जो है गामा फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स के पावर अल्फा माइनस 1 dx। ओके, तो आई गेस मुझे लग रहा है M3 नाम का जो सब्जेक्ट होता है हमारा इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर ये गामा फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं कंफर्म तो, मेरी तो पढ़ाई थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद मैंने वहीं पर पढ़ा था M3 के अंदर गामा फंक्शन। ठीक है, या M2 या M3 में कोई कोई एक जगह जो है ये मैथ्स पढ़ाई गई है गामा फंक्शन वाले, और ये यही था फॉर्मूला उसका।
0 to infinity e की पावर माइनस x की पावर अल्फा माइनस 1 dx। ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन जो कि आप यूज कर सर एंटी में था। M2 में था। यस सर। ओके चलिए ठीक है, तो वही मुझे डाउट था कि कहाँ पर हमने ये पढ़ा है। ठीक, तो ऐसा करके है। तो स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग इन देयर मैथमेटिक्स। फाइन, तो उसी से आप रेफरेंस ले लीजिए फॉर सॉल्विंग एन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये तीन जो है अभी आपके हुए। चौथा जो है वो इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इन तीनों का तो यूज हम कम करते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या गॉसियन रैंडम वेरिएबल। क्योंकि आप हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को, हर एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम करते हो, है ना। ये बेल शेप जिसके बारे में हमसे हमेशा चर्चा हुई है, ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट एप्लीकेबल एवरीवेयर। ठीक है, इसको पढ़ा था आपने स्टैटिस्टिक्स में, फिर वो टी शेप पढ़ा था आपने। ठीक है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था आपने, और बाकी फिर आगे की हाइपोथेसिस वगैरह सब इसी के चक्कर में लगी थी। ओके, तो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, न्यू उसका मीन है, सिग्मा उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर एक्स माइनस न्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये होता है। ठीक है, तो बेल बेल शेप स्ट्रक्चर है इसका, ये रहा। ठीक है, ये भी हुआ। फाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ये इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का। ओके, यू वेरी वेल नो अबाउट दिस थिंग। ओके, अब क्या है कि एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पैरामीटर मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, then y equal to alpha x plus beta is normally distributed with the parameter alpha nu plus b and अल्फा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर। अब वो कैसे प्रूव कर रहा है, क्या करा उसने, भाई इस पे इतना जाने का नहीं है। ठीक है, ओनली यहाँ पर y की वैल्यू जो है यहाँ सब्सटीट्यूट करी गई है और x निकाला है, और इंटीग्रेशन में यहाँ जो है उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसका इतना डेरिवेशन माइंड नहीं करता, आप फोकट कंफ्यूज हो गए, कोई इशू नहीं। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, बस उतना ही याद रखिए। ठीक, फाइन। तो अभी तक हमने ये देखा कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस टू टाइप का डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में से वी कैन पिक अप एनी ऑफ द वैल्यू, वी कैन असाइन इट टू अ रैंडम वेरिएबल। सो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट में आपने पढ़ा बर्नौली, ठीक है, वो p और 1 माइनस पी वाला। बाइनोमियल वही p एन 1 माइनस पी वाला, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ। फिर आपने पढ़ा यहां पर ज्योमेट्रिक, यानी वही p एन 1 माइनस पी, लेकिन जब तक सक्सेस नहीं हाथ लगती तब तक करो, वो ज्योमेट्रिक है। फिर आपने पढ़ा पॉइजन, यानी वो टाइम फ्रेम वाला। तो चार आपने पढ़े डिस्क्रीट में। जब आप कंटिन्यूस पर आए, आपने पढ़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो कि कह रहा था 0 से 1 के बीच में है एक्स की वैल्यू, तो वो 1 होगा, नहीं तो 0 होगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा। यूनिफॉर्म के बाद आपने अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, दैट वाज व्हाट, वो लैम्बडा वाला था, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ई की पावर माइनस लैम्बडा एंड वो वगैरह वगैरह था यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ा आपने। ठीक, फॉर्मूले देखे हैं बस। और चौथा आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि स्टार है, इंपॉर्टेंट है। यानी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो भाई रैंडम वेरिएबल उसमें से कौन सी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, ये आपका कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल है। ऑल राइट, ठीक, फाइन। तो
तो इतना आपने जो है वो पढ़ा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेक्टेशन। ये क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? The expectation of a random variable is a measure of its average or expected value. It represents the average value that a random variable can take over a large number of trials or the observations. यार एवरेज वैल्यू जो कि वो ले सकता है, expectation of a random variable means average value which it can achieve over a large distribution of data. ठीक है, बड़े डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पर भाई वो कौन सी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। यार क्या लफड़ा है भाई, ये तो आप समझ भी रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। जब इन फॉर्मूले को आप देख रहे हो, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो डेटा डेटा खेल रहे थे अपन, डेटा डेटा प्ले कर रहे थे, तो भाई डेटा तो अपने साथ डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और भाई डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलता है यानी कोई ना कोई पैटर्न वो फॉलो करता है। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, आपने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी? व्हाट डू मीन बाय मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग is a technique in which we are putting, yeah, we are giving data to a model, to a mathematical model for training purpose. Okay, so that it can make predictions after training. तो ट्रेनिंग में हो क्या रहा था? व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रेनिंग? समन से मशीन लर्निंग, अपन कई बार बोलते हैं मेकिंग मशीन लर्न, तो सामने बोलेगा ठीक है ये तो मेकिंग मशीन लर्न, ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस मेकिंग मशीन लर्न? ये कौन सी डेफिनेशन दे रहे हो तुम? तो बोलना सर सुनो अभी बताते हैं। मेकिंग मशीन लर्न का मतलब ये है वी आर अवेलेबल विद द डेटा, वी आर गिविंग इट टू द मैथमेटिकल मॉडल। Okay, there are various types of models, so we are giving it data to for the learning purpose. That means we are applying an algorithm, we are having a data, and the you are doing training over that particular data via algorithm, and then once training is done you can give the predictions. So what is happening in the training, and what we are making machine learning to model to learn? क्या उससे learn क्या करवा रहे हैं अपन? अब जरा देखो क्या चल रहा है। और ये जो अभी आपने पढ़ा ना, डिस्क्रीट कंटिन्यूस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि डेटा डिस्क्रीट है तो इस तरीके से फैला हो सकता है, यदि डेटा कंटिन्यूस है तो इस तरीके से फैला हो सकता है। तो उसके फैलारा जो है डेटा का, वो आपने अलग अलग फंक्शन से डिफाइन करे। आपने बोला भाई यदि कंटिन्यूस है तो नॉर्मली फैला, जो है नॉर्मली फैला हो सकता है, यानी बेल शेप में हो सकता है डेटा। यूनिफॉर्म हो सकता है डेटा, तो उसका फंक्शन लिखो। सर एक्सपोनेंशियल फैलारा भी हो सकता है डेटा का, तो उसका फॉर्मूला लिखो। और गामा फंक्शन हो सकता है, तो वैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मेरे पास डायग्राम नहीं है यहाँ पर नोट्स में दिखाने के लिए, दैट इज समथिंग मिसिंग इन द नोट्स, बट आई थिंक आई मस्ट शो यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सिर्फ उसमें नॉर्मल का ही था, वही आसान था, वही सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसी का डायग्राम बार बार दिखाते हैं, उसी को यूज कर रहा हूँ बार बार कि भैया देखो नॉर्मल नॉर्मल। हाँ, तो भाई मैं कह रहा था कि कोई भी एल्गोरिदम मशीन लर्निंग की वो डेटा के पैटर्न को समझने का काम करती है। अब भाई आपके सामने डेटा पैटर्न माने क्या? डेटा का पैटर्न बोले तो या कोई सीक्वेंस हो उसमें, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बड़े प्यार से सामने वाले को समझाना है। देखिए सर, मान के चलो यू आर हैविंग अ डेटा लाइक दिस 1 4 9 16 25। तो अंकना आप बता सकती है अगला टर्म क्या होगा? सर 6 का स्क्वायर 36। हाँ, अब कैसे समझ गई तू? कैसे समझ गई? सर सीरीज ऑफ स्क्वायर्स आर हाँ, प्रोग्रेस। these are the numerical values whose squares are written। बस मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ना यही करता है। जब मैं बार बार बोलूं कि माय मॉडल इज लर्निंग द हिडन पैटर्न्स इन द डेटा, तो यहां पर हिडन पैटर्न क्या था? व्हाट वाज द हिडन पैटर्न हियर? द हिडन पैटर्न वाज टू आइडेंटिफाई दैट दीज टर्म्स आर हैविंग स्क्वायर्स। या आप समझ गए ना किसमें स्क्वायर है? मुझे अपने मॉडल को यही समझाना है कि भाई देख वो नंबरों का स्क्वायर है,
तो अगला नंबर 36 आएगा, तो इसका प्रिडिक्शन कर दिया उसने, आपने कर दिया। यही मैं मशीन से चाहता हूं कि तू करके बता, समझ की पैटर्न क्या है। ये अपन खूब करते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में करते हैं। दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैंपस सिलेक्शन, उनको रीजनिंग में खूब आता है। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, आइडेंटिफाई करो, प्रिडिक्ट Yes. करो। तो भाई मॉडल भी यही कर रहा। ठीक है, अब आपको कहीं पर भी समझाना हो तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि सर हिडन पैटर्न का मतलब ये होता है। खैर, अब आपसे भाई वो एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था। देखिए, एक्सपेक्टेशन कि एक रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है। सो इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कहां से निकालूं मैं? ये कह रहा है आपके पास ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, आपको तो एवरेज वैल्यू निकालना है, वही एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एवरेज वैल्यू तो मीन होता है, मीन, and it is calculated as the sum of the product of each possible of x and its corresponding probability, ऐसा करके ये एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका है। वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन। x इंटू पी एक्स, दिस इज एक्सपेक्टेशन। यानी कि मान लो आपके पास है डाइस, आपने उसको करा रोल और आ गया 1। ये बताइए डाइस में हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? है ना, 1/6 ही है ना हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी डाइस को रोल करने पर। ठीक, तो Yes. जब मैं इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एक्स, ठीक है, एक्स यदि मुझे निकालना है, इस एक्सपेक्टेशन एक्स की निकालना है मुझे, तो क्या कह रहा है वो? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद इट्स प्रोबेबिलिटी। तो 1 को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। और यहां पर आगे जो है, शायद पता नहीं मुझे, मैंने कोई न्यूमेरिकल, हाँ ये देखिए, डिस्क्रीट के केस में एक्सपेक्टेशन एक्स पी एक्स, और ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल is 1/6. So the expectation is given as 1 into 1/6 plus 2 into 1/6 plus 3 into 1/6 plus 4 into 1/6 and so on. Answer is 7/2. यानी समीशन लेना है आपको, you have to take the summation of x into px। तो वो वैल्यू और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये याद रखना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक द समीशन, और लिया भी यहाँ x इंटू पी एक्स करा, तो ये आया मेरे पास एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और ये तो डिस्क्रीट के लिए था, कंटिन्यूस के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, क्योंकि वहां मैंने क्या बोला था, डिस्क्रीट में समीशन लगता है और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन लगता है, ये बात ध्यान रखना। So if you're talking about the expectation of discrete random variables, that was the first one which you calculated for the rolling of a dice. So you did a summation, ठीक है, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूस यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन, ठीक है, वहां पर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ कहीं आ रहा भी रहा होगा फॉर्मूला, ये रहा, शायद मिस हो गया ऊपर, ये रहा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स पर्टिकुलर वैल्यू। यानी वो वैल्यू और उसके आने की संभावना का मल्टीप्लीकेशन करो और उसका इंटीग्रेशन निकालो, ये होता है एक्सपेक्टेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। मतलब उसी की तरह होता है डिस्क्रीट की तरह, बस वहां समीशन लगता है, इंटीग्रेशन लगता है, यही अंतर, ठीक है। तो भाई एक तो आपने देख लिया। अब बर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या होगा? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल? तो आप कहते हो ना कि यदि सक्सेस 1 से निर्धारित है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर 0 से निर्धारित है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है,
तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? 1 यानी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, ये हो गया एक्सपेक्टेशन, जो कि आ रहा है पी। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। आई गेस दिस इज क्वाइट क्लियर, आसान है। बाइनोमियल का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये कैसे निकालोगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट? देखिए, समीशन ऑफ आई इंटू पी आई, आई पी आई, ठीक है। आई का मतलब यह है कि भाई वो आप कह रहे हो ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स से बात कर रहे हो आप, तो आई इंटू पी आई होगा, ठीक है। तो यहां लिखा भी है समीशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू एन एंड वगैरह वगैरह, यहां पर लिखा इंटू पी आई करा, ठीक है। तो भाई बात यह है कि ये फॉर्मूला ओपन अप कर दो आप, तो ये बायनोमियल का फॉर्मूला है पूरा, आई मल्टीप्लीकेशन में लिखे रहने दो। तो है वही वो एक्स पी एक्स, तो एक्स की जगह भाई वो आई लिख रहा है, और पी एक्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल, ये लिख रहा। तो बायनोमियल की का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर पी की पावर आर एंड क्या होता है एन माइनस आर की पावर, ठीक है। वो लिखा ना, जो भी आप कंसिडर कर लो, एनसीआर वाला टर्म पी की 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर, ये होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लिखा है यहाँ, ये पूरा बायनोमियल का फॉर्मूला लगा दिया। अब एन आई, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आई फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल, ये होता है। तो उसको ओपन अप कर दिया, इसको ओपन अप कर दिया, और आई फैक्टोरियल को लिख सकते हो, आई फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज आई इंटू आई माइनस वन फैक्टोरियल, ये लिख सकते हो आप। तो ये लिखा यहां पर, ये रिटर्न आई इंटू आई माइनस वन फैक्टोरियल। तो आई आई कैंसिल हो गया, ऊपर जो एक आई था वो यहाँ नीचे से निपट गया, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। डन, वो कैंसिल हो गया। बाकी इतनी चीजें जो है वो एज इट इज लिखी रही, ठीक है, लिखी रही। फिर आपने यहां से क्या करा, आपने एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखा, और p की पावर आई को p इंटू पी की पावर आई माइनस वन लिखा, और ये n और p है, इसको आपने बाहर कर दिया, एंड रेस्ट टर्म्स यहां पर एज इट इज रही, ठीक है। रेस्ट टर्म्स विल रिमेन एज इट इज, ओके। एंड देन फिर आप आगे बढ़े, ये है n माइनस वन, एन माइनस आई माइनस वन, पी की पावर आई माइनस वन, वन माइनस पी की पावर एन माइनस आई, ठीक है। ये इस तरीके से आपको वैल्यू मिली। आपने ये n को, ये यहां आई इक्वल टू वन है ना, इसको आपने आई इक्वल टू वन की जगह k इक्वल टू जीरो से सब्सटीट्यूट करा, k इक्वल टू जीरो लिखा आपने, ठीक है। तो भाई यहां देखो k हो गया n माइनस वन के, पी की पावर k, वन माइनस पी की पावर n माइनस वन माइनस k, ठीक है। तो i इज इक्वल टू वन प्लस के, ऐसा करके है कुछ, आई इक्वल टू वन प्लस के है, ठीक है। वो सब्सटीट्यूशन आपने लगाया यहां, और इसको इस तरीके से लिखा। बाद में यहां ये जो वैल्यू है, ये p प्लस वन माइनस पी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुई। अब आपको आखिरी आखिरी के स्टेप्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी कि सर ये कहां से क्या आ रहा है। यहां तक तो हम समझ गए कि आपने कुछ कॉम्बिनेशन करके उसको बाहर कर दिया है, हियर वी आर गेटिंग दिस थिंग, व्हाट डज इट मीन, और ये यहाँ कहां से आ गया, कैसे सब्सटीट्यूशन कर रहा है ये।
ये i माइनस वन को k बोल रहा है, ठीक है, i माइनस वन को ये k बोल रहा है। तो ठीक है, यहाँ आई पी की पावर n माइनस वन की जगह k आ गया, यहाँ भी वो n माइनस वन माइनस के हो गया, यहाँ नीचे भी k हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो k इक्वल टू 0 to n माइनस वन चल रहा है, ठीक है, ये चीज चल रही है। और एक ये जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है, इट कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, तो वो कैसे आएगा, हाउ यू कैन अचीव दिस थिंग, थोड़ा सा मैं और इस पर डेप्थ में जाता हूं। आपने बाइनोमियल के एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो, बाइनोमियल के एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हो। सो इट इज समीशन ऑफ x इंटू पी एक्स, अगेन है तो वही x इंटू पी एक्स, समीशन ऑफ x इंटू, अब पी एक्स का फॉर्मूला लगाओ, बायनोमियल का फॉर्मूला क्या था, इट वॉज गिवन एज p इंटू वन माइनस पी, यानी p की पावर r, n की पावर वन माइनस पी की पावर n माइनस r इंटू एन सी आर, ये था, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। अब वो यहां भी सेम ही लिखा है, सेम थिंग हैज बीन रिटन हियर, लेकिन वो x की जगह ना आप आई कर दें, तो वो जो है r की जगह अपना, अब जो है आई एम सब्सटीट्यूटिंग r की जगह x होगा। सो समीशन ऑफ x p की पावर x, वन माइनस पी की पावर n माइनस x एंड एन सी एक्स, ये होगा, ठीक है, समीशन ऑफ दिस थिंग होगा, ठीक। अब वो बाद में जो है एन सी एक्स को एक्सपांड किया उन्होंने, यहाँ लिखा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल लिखा, ये एक्स भी यहाँ पर था तो उससे भी मल्टीप्लीकेशन में रहा, पी की पावर एक्स पी है, एन वन माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स, ये है। उसने बाद में एनपी कॉमन निकाला, ठीक है, एनपी जो है वो कॉमन निकाला, यहां पर भी एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखा, पी की पावर एक्स को पी की पावर एक्स इंटू जो है, मतलब पी की पावर एक्स माइनस वन इंटू पी लिखा, तो एन पी बाहर आ गया, और अंदर जो है मेरे पास बचा एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल, और फिर बाद में p की पावर x माइनस वन, वन माइनस पी की पावर जो है n माइनस एक्स, ये था, यही आपको शो हो रहा है यहां तक, ये वाली बात। देन फिर उसने सब्सटीट्यूशन लगाया कि यार i की वैल्यू वन से n तक जा रही है, वन से n, मैं चाहता हूं कि जीरो से जाए, इट शुड गो फ्रॉम जीरो, ऐसी जाए। तो उसने i की वैल्यू वन से जा रही थी, तो उसने कहा कि i माइनस वन इक्वल टू के, ये करा उसने, i माइनस वन इक्वल टू के। तो अब जो आई वन था वो वैल्यू के इक्वल टू के से जीरो से जाएगी, यानी एक कम कर दी मैंने, और एक कम यदि यहां करी तो ऊपर भी मेरे को एक कम करना है, तो n माइनस वन हो गया, ऊपर भी फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन जा रही है, और हर जगह सब्सटीट्यूशन करा, ठीक है, यहां पर भी सब्सटीट्यूशन करा, ये i माइनस वन को k लिख दिया, यहां भी i माइनस वन को k लिख दिया, और यहां भी n माइनस आई को n माइनस वन माइनस k लिख दिया, ऐसा करके यहां पर लिख दिया, कंप्लीट सब्सटीट्यूशन यहां पर हो गया। Now, how it reached to a conclusion to write p plus 1 minus p की पावर n minus 1, ये कैसे कंक्लूजन पर आया है वो, हाउ, तो भाई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर
आप ऐसे ही तो लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो क्या? हाउ हाउ ऐसे कैसे, मतलब आप क्वेश्चन करेंगे सर कैसे, हाउ? तो जरा देखो मैं बता रहा हूं, मुझे एक मैं 11th क्लास का फॉर्मूला याद आया। आपके पास ऐसा हुआ करता था 1 + x⁵ और आपसे बोला जाता था कि जरा इसको एक्सपांड करो, तो हाउ यू एक्सपांड दिस थिंग? आप कहते थे 5c0 1 की पावर 0 x⁵ यानी 5 प्लस 5c1 1 की पावर 1 x⁵ 4 प्लस 5c2 1 की पावर 2 x⁵ 3 प्लस 5c3 1 की पावर 3 x⁵ 2 प्लस 5c4 1 की पावर 4 x⁵ 1 प्लस 5c5 1 की पावर 5 x⁵0। ये एक्सपांशन है उसका पूरा। तो भाई उसने यही करा है, उसने यही करा है कि आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हो ना, p⁵k 1 - p⁵n - 1 - k, तो ये भाई p और 1 - p का कॉम्बिनेशन है जैसे मैंने क्या लिखा, 1 + x, आई रोट ना 1 + x⁵ तो वो भी ये लिख रहा है कि p + 1 - p पावर क्या है, ये पावर में n-1। तो भाई जो मैं फॉर्मूला आपको एक्सपांड करके बता रहा था ना, ये मेरे को याद आ गया, मैंने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है कॉम्बिनेशन वाला। दैट्स व्हाट इट इज अप्लाइंग। ठीक है, तो भाई उसने उसको p + 1 - p लिख दिया, और लिखने के बाद जो है उसको आप देखें, व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर। एनपी बचा बस, क्योंकि ये p से p तो कैंसिल हो गया, 1 की पावर n - 1 करोगे तो 1 ही बचेगा। योर फाइनल आंसर इज एनपी। बस ये मिल गया आपको। ठीक है, दैट्स इट। सो यदि आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो बायनोमियल का, द आंसर इज एनपी। ओके, तो फॉर्मूले आने चाहिए थोड़े बहुत, तो मुझे लगा यहाँ मैं बता दूं आपको, तो ये मैंने बता दिया है और उसी के करस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके निकाल दिया। ठीक है, तो कुछ चीजें वो छोड़ देता है तो वो अपन को याद रखनी है। कंटिन्यूस की बात करोगे तो भाई कंटिन्यूस तो इंटीग्रेशन होता है। तो यदि एक्सपेक्टेशन निकालना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इंटीग्रेशन मारो। ओके, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, तो वहां ये होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, और कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर बीटा तक, ये दो वैल्यू है, अल्फा से लेकर बीटा तक का वो इंटीग्रेशन बनाओ। ठीक है, तो भाई वो यहाँ पर बीटा स्क्वायर और ये कुछ लेके एक्सपेक्टेशन लेकर आ गया वो। एक्सपेक्टेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म के लिए बीटा माइनस अल्फा वो नीचे आ रहा था, बीटा माइनस अल्फा ये चीज़ उसने इंक्लूड करी, यानी वो दोनों लिमिट है ना, उसके रिगार्ड्स में कुछ ऐसा लिख कर आ गया, बीटा माइनस अल्फा। इसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बस वी नो कि हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। वो क्यों होगा, अल्फा माइनस बीटा भी क्यों आया, मैं ये भी बता दूं तुम्हें। क्योंकि यूनिफॉर्म में कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि यदि 0 से 1 के बीच में हो तो 1 dx, तो फंक्शन होता है 1, और यदि अपार्ट फ्रॉम दैट हो तो 0 होता है। तो ये 1 के चक्कर में ना dx, 1 के चक्कर में भाई वो जो है बीटा माइनस अल्फा आ गया 1 के चक्कर में। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये 1, if your function is having f of x equal to 1 when you are taking the value between 0 to 1, इसी चक्कर में वो नीचे बीटा माइनस अल्फा आ गया।
नहीं तो नहीं आता। और वो सारी चीजें उसने फॉर्मूला में एक्सप्लेन नहीं करी, जैसे यहाँ पर छोड़ दी ना कि ये इसको उसने ऐसा कैसे लिख दिया, वो तो मेरे को बताना पड़ा आपको कि भाई वो इस तरीके से एक्सपांशन होता, नहीं तो आप तो समझ ही नहीं पाते, कंफ्यूजन में ही रहते कि हाउ इट रोट दिस थिंग। तो ये पूरा फॉर्मूला था, तभी जाके वो बन गया। तो भाई देयर इज अ कोर मैथ्स। फिर भाई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में अगेन ये एक्सपेक्टेशन क्या होगी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की, वही एक्स डी एक्स, मतलब एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये रहा एक्स, और ये रहा आपका पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। इसमें एक्स का मल्टीप्लीकेशन करो। अब ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भैया, खतरनाक, आपने पढ़ा है ना इंटीग्रेशन, ये वही होगा पूरा। कैसा इंटीग्रेशन लग रहा है ये आपको? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, ये उस इस ऐसा इंटीग्रेशन है ये एक्स इंटू ई की पावर, ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है, एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चे खूब करते हैं, एग्जाम में भी आता है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर ये इंटीग्रल की वैल्यू होगी यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज अ केस ऑफ डेफिनेट इंटरवल इंटीग्रल। ठीक है, ये होगा। अब यहां क्या करा उन्होंने, सब्सटीट्यूशन करा कि x माइनस न्यू अपॉन इसको x माइनस न्यू, इसको कुछ लिख दो आप। ठीक है, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बोला कि x कैन बी रिटर्न एज x माइनस न्यू प्लस न्यू, ऐसा x को लिख सकते हैं। तो इसने ये जो x है इसको x माइनस न्यू प्लस न्यू लिखा, तो भाई मेरा ये अंदर मल्टीप्लाई होके अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और ये मेरा अगेन वापस वही की वही फंक्शन है, नॉर्मल वाला वो आ गया। और यहां पर इसके लिए मैं कुछ इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो x माइनस न्यू को y माना उन्होंने, इट्स अज्यूम्ड इट एज y। तो ये हो गया y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर टू सिग्मा स्क्वायर डी वाई, ऐसा करके उन्होंने कुछ माना। फिर भाई क्या हुआ कि उसने बोला ये तो सिमेट्री बन रही है, it's assumed to be symmetry where f of x is a normal density by symmetry the first integral is zero, so this is only the expectation। ये पहला वाला इंटीग्रेशन जीरो बोल दिया उसने, बिकॉज इट इज हैविंग अ सिमेट्री। तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट वो खत्म हो गया सिमेट्री के चक्कर में, ऐसा बोल रहा है। नहीं तो यार तुम सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज अ नॉर्मल डेंसिटी बाय सिमेट्री द फर्स्ट इंटीग्रल इज जीरो, सिमेट्री में जीरो होता है, ये सही है बात, ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। ओके, तो भाई उसने इसको जीरो करा और बोला कि यही आंसर है इतना। दिस इज नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, फाइन। अब एक्सपेक्टेशन तो भाई रैंडम वेरिएबल के जैसे ये कुछ न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं, ठीक है, वो भी आएगा। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ और आपको बताने के लिए अपार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, कोवेरियंस, वेरियंस, बेस थ्योरम। चलो बेस थ्योरम तो कोई बात नहीं, बेस थ्योरम तो मैं समझाता हूँ। लाइकलीहुड, ठीक है भाई, टफ, थोड़ा सा टफ है चीज़ें। ठीक है, देयर आर सम टफ थिंग्स, ये मैं समझाऊंगा, स्टोरी टेलिंग करके बताऊंगा। ठीक है, प्रायर, ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, सारी चीज़ें। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आप क्या क्या है। ओके, क्या है ये, लाइकलीहुड एस्टिमेशन, लाइकलीहुड, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं, फाइन। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं हम अपनी क्लास को। ऑलराइट है, Sir, हाँ बोलो बोलो, यस आस्क। uh,